देखिए दीप्ति, उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य था जहां कई सीनियर ऑफिसर अपना अपना वो जो ये संपत्ति का ब्यौरा है वो नहीं देते थे। तो वो तमाम चुनौतियां थी। मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश किया कि जो सीनियर आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं पहले वो पोर्टल पर जाएं और अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें, और ये मार्च में ही शुरू कर दिया गया था। जनवरी जो 1 जनवरी दिया गया नहीं, 31 जनवरी जो लास्ट डेट दी गई है वो सभी कर्मचारियों के लिए कि जो संपत्ति उन्होंने अर्जित की है उसका ब्यौरा दें। ये दो तरीके से बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो संपत्ति का ब्यौरा आप दे रहे हो वो कहाँ से खरीदी आपने, ये भी डिटेल्स आपको देने होंगे कि उस दौर से पहले जब आपने ज्वाइनिंग की थी कितनी संपत्ति बढ़ाई, क्या आपकी आय इतनी है, कितना खर्च करते हो आप, महीने में खर्च कितना होता है, कितना बचाते हो, क्या उस आधार पर ही आप भ्रष्टाचार से जोड़ी जा रही। एक तो ये आधार बनेगा। दूसरा ये है कि उन लोगों की संपत्तियों का भी ब्यौरा लिया जाएगा कि जो संपत्तियां हैं और उनको चिन्हित नहीं किया जा सका था। तो जिस तरीके से सरकार चाहती कि जो भी कर्मचारी हैं, जो भी अपनी संपत्ति, एक क्लास और है कि जो बड़ी संपत्तियां लोग खरीदते हैं उसकी अनुमति अधिकारी और कर्मचारियों को लेनी होती है। तो तमाम बड़े आईएएस अधिकारी नहीं जमा कर रहे थे ये संपत्ति पोर्टल पर अपनी संपत्तियां, जो चल अचल संपत्तियां नहीं दे रहे थे। तो मुख्य सचिव ने उनके लिए भी स्पष्ट निर्देश किया था। और आपको बता दें कि 95% अधिकारियों ने इस पोर्टल पर अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दे दिया है। जो और कर्मचारियों के लिए दिया गया उनका भी ब्यौरा लगभग है। और 1 जनवरी लास्ट डेट रखी गई। अगर 1 जनवरी तक इस संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनकी पदोन्नति रोक दी जाएगी, उनका वेतन रोका जा सकता है। तो इस तरीके से उन पर कठोर कार्रवाई का भी अंकुश दिखाया गया है कि आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा हर हालत में दीजिए। प्रक्रिया का हिस्सा है। जो भी नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, वो एक प्रक्रिया का हिस्सा है, तो वो देना पड़ेगा। और ये स्ट्रिक्टली उत्तर प्रदेश में अब फॉलो किया जा रहा है। बिल्कुल रामीन, जिस तरह से पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि कई ऐसे कर्मचारी सामने आए, कर्मचारी और अधिकारी दोनों की बात करें, कि जिनके पास ऐसी संपत्तियां बरामद हुई हैं जिनका कुछ भी ब्यौरा नहीं है। क्या इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह का जो नियम है वो बनाया गया, और जाहिर तौर पर क्या आप इसे एक सार्थक पहल के तौर पर भी देखते हैं सरकार की? देखिए, बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जिनके खिलाफ विजिलेंस जांच चल रही है, जिनके खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। बहुत सारे अधिकारियों की फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में पड़ी है जिनकी शिकायतें की गई हैं कि इन्होंने आय से अधिक संपत्तियां दाखिल की है। तो एक बार जब आप रिकॉर्ड दे देते हो कि भाई हमारे पास ये संपत्तियां हैं, तो जांच एजेंसियों को पूछने में आसानी होती है कि भाई ये संपत्ति आपके नाम है, जो ये संपत्तियां ये किसकी हैं, ये कहाँ से लाए हो। तो ये जो चुनौतियां हैं वो भी जांच एजेंसियों के लिए थोड़ा सा सहूलियत होगी कि जो संपत्तियां देख दी गई, बाकी संपत्तियां कहां से आई हैं। तो ये सारी चीजें जब डिटेल से एक बार सरकार के पास हो जाता है तो कार्रवाई करना थोड़ा आसान होता है। और ये प्रक्रिया का हिस्सा है, ऐसा नहीं कि रूटीन से अलग हटके किया जा रहा है। ये प्रक्रिया का हिस्सा है जो फॉलो नहीं हो रहा था, जिसको सरकार ने फॉलो कराया है। योगी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने स्वयं निर्देश दिया था, मुख्य सचिव ने इसके स्पष्ट लिखित निर्देश दिए हैं। तो ये करना ही है, अगर नौकरी करना है जिसको, तो ये चल संपत्ति की जानकारी 31 जनवरी यानी 1 फरवरी तक हर हालत में दाखिल करनी है, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दीप्ति, बिल्कुल रामीद, एक और सवाल आपसे, क्या इस तरह की पहल से, इस तरह की जो सरकार के कह सकते हैं कदमों से, जो राज्य कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं एक जो करप्शन की बात सामने आती थी, क्या उसमें भी असर दिखाई देगा? जो करप्शन लेवल है वो भी काफी कम होगा इससे? दीप्ति, आपका सवाल मेरे पास नहीं आया ठीक से, दोबारा पूछिए। जी रामीन, मैं अपना सवाल फिर से दोहरा रही हूं। क्या जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आया करते थे, चाहे हम राज्य कर्मचारियों की बात करें, उसमें भी कहीं ना कहीं असर आएगा इस तरह के प्रयासों से सरकार के? बिल्कुल दीप्ति, देखिए ये जो पूरी प्रक्रिया है ये इसीलिए है कि भ्रष्टाचार के तहत ये अधिकारी और कर्मचारी धन अर्जित न करें। जब आप डिटेल्स दे देंगे कि हमारे पास 10 बीघे जमीन है, ये मकान है, फलाना है, जो भी एक डिटेल्स दे देंगे, तो उसके बाद जो संपत्तियां होंगी तो भ्रष्टाचार के दायरे में अपने आप आ जाएंगी। देखिए, इसलिए व्यवस्था है कि आप अचल अचल संपत्ति की जानकारी दें, और जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। ये भी इस प्रक्रिया के हिस्सा ही है। तो जो चल अचल संपत्ति बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स नहीं दे रहे थे, उसके पीछे भी ये मंशा थी कि अगर हम संपत्तियों के ब्यौरा दे देंगे तो हमसे पूछा जाए कि संपत्तियां आपने कैसे अर्जित की है, आपकी कमाई तो 20 लाख रुपए साल की है, तो 50 लाख की संपत्तियां साल में कैसे खरीदी। तो इसीलिए डिटेल्स लिया जाता है। तो ये भ्रष्टाचार पर भी इससे अंकुश लगेगा। दीप्ति, बिल्कुल रामीन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।